अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी डे वाइज आइटनरी को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप कोलकाता एयरपोर्ट पे आएंगे, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जैसा मैंने प्रीवियसली आपको मेंशन किया था कि आप कैनिंग रेलवे स्टेशन पर आएंगे। वहाँ से आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ सकते हैं। जैसा मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था कि गोदखली जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर आप आएंगे। अब यहाँ पर बात होती है कि आपने स्टे कौन सा लिया है। अगर आपने बाहर के एरिया में कोई होटल लिया है तो आप वहाँ चेक इन करिए जाके, और अगर आपने इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही एक रिजॉर्ट को बुक किया है तो आप यहाँ से आगे चल सकते हैं। तो डे 1 शुरू करने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप होटल में ही स्टे करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है। फिर हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को आगे। अब अगर हम बात करते हैं डे 1 की, तो हम डिस्कस करेंगे कि डे 1 पर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैंने डे 1 के लिए 2 जगहों को निकाल कर रखा हुआ है, जिसमें से पहली है बोट सफारी। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जब आप इस बोट सफारी पे होंगे तो वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो जब आप ये बोट सफारी कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप अंडर वाटर फिशेस को अपनी बोट से देख सकते हैं और उनके पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि ऊपर बहुत सारा जंगल है, आपको बहुत नए नए वन्य जीव जंतु देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे, ऐसी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी जो आपने शहरी जीवन में तो कम से कम कभी नहीं देखा होगा। आप एक बार ये बोट सफारी ख़त्म करेंगे, इसमें मुझे लगता है कि आपको करीब 2 घंटे का एवरेज टाइम लग सकता है। अगर आप और ज़्यादा समय बिताना चाहें तो आप बिता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टाफ से एक बार डिस्कस करना पड़ेगा और अपने प्लान्स के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बोट सफारी को ख़त्म करने के बाद किसी लोकल फूड स्टॉल पर जाइए, वहाँ खाना खाइए और इन्जॉय करिए। आप इसके बाद अपने होटल की तरफ या अपने रिजॉर्ट की तरफ हेड कर सकते हैं अगर चाहे, वरना किसी भी कैफ़े में बैठकर या किसी भी फूड स्टॉल के आसपास बैठकर उस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। जब हम डे 1 के सेकेंड हाफ की बात करें तो अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है राय मोगल नदी। राय मोगल नदी यहाँ की एक ऐसी नदी है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो उस एक्सपीरियंस को इस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं सकते हैं। राय मोगल नदी के आसपास कुछ बहुत ही पुराने गांव भी हैं। वहाँ पर आज भी कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। आप चाहें तो वहाँ विजिट कर सकते हैं, उनके घर में जा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। मैंने जितना सुना है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और अक्सर वो टूरिस्ट को अपने घर पे खाने के लिए, लंच के लिए या डिनर के लिए बुलाते रहते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है किसी ट्राइबल फैमिली के साथ बैठकर लंच या डिनर करने का, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ये मौका आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उनका रहन सहन, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी दिनचर्या हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो ज़रा सोचिए कैसा लगेगा आपको एक ऐसी ट्राइबल फैमिली के साथ बैठकर उनके साथ कुकिंग करने का। जब आपको मौका मिलेगा उनकी ही डिश को प्रिपेयर करने का, कितना नया एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है या जो बहुत बड़े फूडी हैं मेरी तरह। आई एम श्योर कि जब आप ये एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप डेफिनेटली इन मेमोरीज को हमेशा चेरिश करेंगे। आप इसके अलावा उन ट्राइबल विलेजेस में जाकर ट्राइबल डांस को भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि उनको इस बात से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप उन लोकल लोगों के बीच में जाएं, उनके फेस्टिवल को एंजॉय करें जाके और उनके फेस्टिवल्स का एक पार्ट बने, तो आप ये भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। वहाँ पर ट्राइबल डांसेस को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ट्राइबल डांसेस आप जैसा समझ ही रहे हैं, उन गांव वालों का जो पारंपरिक डांस होता है उसको वो प्रेजेंट करते हैं उन लोगों के लिए जो हम और आपके जैसे हैं, यानी कि जो उस जंगल से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो जब हम बात कर रहे हैं राय मोगल नदी की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फिशिंग के बारे में बात ना करें। तो अगर आपको फिशिंग करना पसंद है या फिर फिश कुक करना पसंद है, इन दोनों केसेस में आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन की जो लोकल लैंग्वेज है, फॉरेस्ट के अंदर जो आदिवासी रहते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज में छोटे छोटे फिशिंग पॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? वो उसको पोखरी बोलते हैं या पोखर बोलते हैं। तो आप किसी भी इंसान से वहाँ पूछ सकते हैं या स्टाफ से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आप जाइए वहाँ पर, समय बिताइए, अपनी मैट्स ले जाना ना भूलिए, थोड़ी देर बैठिए
फिशिंग करिए और कुछ फिशेस अपने साथ लेकर आइए और कुछ मेमोरीज अपने साथ लेकर आइए। तो जैसे कि आपने डे 1 बिताया है 2 खूबसूरत जगहों पर विजिट करके, आपने ट्राइबल डांस को एंजॉय किया है, आपने यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय किया है, लोकल लोगों के साथ बातें करी हैं, और अगर आप लकी थे तो आपने शायद कुकिंग भी करी होगी। तो जब इतना सब कुछ आप कर चुके हैं तो आई एम श्योर कि डे 1 आपके लिए थोड़ा सा टायरिंग तो हो ही गया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने ट्राइबल लोगों के साथ ही डिनर किया है तो अपने डिनर को स्किप करें, अदरवाइज आप अपने होटल जाइए, रेस्टोरेंट पर बैठिए, इत्मीनान से थोड़ा आराम कीजिए और अपना डिनर कीजिए। डिनर को फिनिश करके हल्की फुल्की वॉक करने के बाद सो जाइए, ताकि आप अगले दिन के लिए एकदम फ्रेश उठ सकें और नए दिन नए मेमोरीज बनाने के लिए एकदम तैयार रहें।